हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से न्यूज़ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा यूएई प्रेसिडेंट के साथ रोड शो किया गया वाइब्रेंट समिट गुजरात, जो कि ग्लोबल ट्रेड के रूप में बहुत ही इंथुजियाज़्म के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का 3 डेज़ विजिट है गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में, जिसमें हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। 1000 कंट्री का पार्टिसिपेशंस है। इवन 450 एमएसएमई पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष से और गुजरात के प्रमुख। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत के अंदर ये एक पहला अपने आप में ऐसा ट्रेड समिट है जो 13 हॉल के अंदर अलग-अलग थीम पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि जो आत्मनिर्भर भारत है या जो गुजरात का ट्रेड मॉडल है, उसको किस तरीके से वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाया जाए और किस तरह से इन्वेस्टमेंट गुजरात के अंदर, इंडिया के अंदर लाया जाए। ये बहुत ही मतलब ग्रेट स्टेप है वी कैन से। एंड यहाँ पे हम देखेंगे जो मोस्टली सेक्टर है जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है जिस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, वो सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ग्रीन हाइड्रोजन का, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है। तो ये सेक्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इंडिया का भी पोजीशन है, राइट, तो उस पॉइंट से हम देखेंगे तो ये हमारे बहुत ही सुप्रीम से एक तरह से हम कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी है। और ये वर्ल्ड वाइड अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड वाइड होगा और हमारे यूथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे नए जॉब क्रिएट होने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ हम बात करते हैं जो कुनू नेशनल पार्क है। अभी ये न्यूज़ 2-3 दिन पुराना है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि जो भी हमारे न्यूज़ छूट गए और इम्पोर्टेंट है मैं उसको कवर करूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए जो चीता प्रोजेक्ट चीता है ना, प्रोजेक्ट चीता के तहत नाम्बिया से एंड अदर्स जो अफ्रीकन प्लेस है जहाँ से हमारे यहाँ चीता को लाया गया था। अभी हमने देखा रिसेंटली कि जो चीता है उनकी कुछ की डेथ भी हुई और फिर उनका हेल्थ इशू सामने आया। लेकिन अभी जो न्यूज़ है वो है कि जो चीता के जो न्यू बेबीज़ हैं उनका जन्म हुआ है और किस तरीके से उनको रीलोकेट किया जा रहा है अलग प्लेस से, जो केएनपी है वहाँ से रिलोकेट करके दूसरे प्लेस में रखा जाएगा। अब थोड़ी सी आर्टिकल्स में डिटेल से जाते हैं, बिकॉज़ ये तो करंट न्यूज़ था रिलोकेशंस का, बट एक्चुअली में पूरा बैकग्राउंड समझें तो देखिए जो चीता है अंडर प्रोजेक्ट चीता 20 चीता ट्रांसलोकेट किया गया था, जिसमें से 8 नाम्बिया से आए थे, साउथ अफ्रीका से 12 आए थे, जो कि मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में रखा गया था। अब ये जो चीता है भारत में एकमात्र हम कह सकते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, कार्निवोरस स्पेसीज़ हैं, जो इंडिपेंडेंस के बाद डिक्लेयर किया गया कि भारत में चीता पूरी तरह से समाप्त हो चुका है 1952 में। अब हमारी जो चीता की पॉपुलेशन घटी है उसको ट्रांसलोकेट करना था अदर कंट्री से, हमें इन्हें मंगवाना था, बट ये प्रोसेस बहुत आसान नहीं होता, इंटरनेशनल लॉज थे जिनको फॉलो करना था। उसके बाद काफ़ी मुश्किलों के बाद हम इस प्रोजेक्ट को आगे इनिशिएट कर पाए, बट रिज़ल्ट जो हैं उसके वो बहुत साउंड अभी तक नहीं मिल पाया है ना। हम थोड़ी सी डिटेल से जानें, जो प्रोजेक्ट चीता है इसको डील कौन सी एजेंसी करती है, तो इसको डील करती है एनटीसीए, दैट इज़ अ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, दिस इज़ अ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बट ये जो है डील करती है चीता प्रोजेक्ट को भी, क्योंकि ये एक ही फैमिली के हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एनसीटीए है इनको फंडिंग कौन करती है, यानी जो टाइगर एजेंसीज है इनको फंड कौन करती है। तो इसको फंड करने के लिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कैंपा बनाया गया था 2001 में। सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशंस था कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस लॉ है उसके अंदर जो जीव जंतु है जिनको प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंडिंग आती है उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। तो दैट्स वाई जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, दैट इज़ अ कैंपा स्टैब्लिश्ड हुई थी।
2004 में, है ना? 2004 में एस्टैब्लिश्ड हुई है, बट सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में इसके लिए रिकमेंडेशंस दिया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट चीता है जिसमें ट्रांसलोकेशन का काम किया जा रहा है, उसी तरह से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 से, राइट? तो 73 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, बिकॉज टाइगर की भी जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ बहुत डिक्रीज़ हो चुकी है। कारण क्या है ये हमें पता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरीके से चीता का रीलोकेशंस हुआ है कुनू नेशनल पार्क के अंदर, उसी तरह से जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें 2018 में एक और पॉइंट ऐड करके टाइगर का भी रीलोकेशंस किया गया था, और ये भी एनटीसीए के द्वारा किया गया था, जिसमें एक मेल टाइगर जिसका नाम महावीर था उसको कान्हा टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया, और जो फीमेल टाइगर थी जिसका नाम सुंदरी था उसको भी बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, वहाँ से रिलोकेट करके उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में सेट किया गया था। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो कूनू नेशनल पार्क है बाकायदा ये छोटा नेशनल पार्क है, एक तरह से कह सकते हैं एरिया वाइज। वैसे 2018 में ही इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है, इससे पहले कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। रिवर कूनू रिवर के कारण ही इसका नाम कूनू नेशनल पार्क है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि काफ़ी चैलेंजेस हैं, बिकॉज़ जो चीता हो गए या टाइगर हो गए, वो ऐसे की स्टोन स्पेसीज़ हैं जो पूरे एनवायरनमेंट का एक तरह से आपको एक तरह से एड्रेस दे देते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में किस तरह का क्लाइमेट कंडीशन है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, वो सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये एक तरह का अपने आप में की स्टोन स्पेसिस है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टाइगर है हमारे या चीता है, तो उनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? तो अफ्रीकन चीता जो है उनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, वाइल जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दोनों ही साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी 2006 में, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा वो 1972 में बना था। ये 1972 में ही बना था। आपको पता है इंदिरा गांधी गई थी समिट अटेंड करने के लिए 1972 में, जो रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुआ था, अर्थ समिट, उसके बाद वहाँ से वो आई थी, काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, और उन्होंने भारत में आके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट एक्ट, उसके बाद फिर हमारा अलग अलग जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए समय समय पे कानून लाया गया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। और उसी के बाद 20 साल बाद फिर जो है फिर ये सबमिट कंटिन्यू किया गया, इसीलिए हम लोग उसको 20+ सबमिट कहते हैं। रियो डी जेनेरियो +20 करके लिखते हैं, और 5 जून को जो हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं वो वही एक बैकग्राउंड है इसका। अच्छा, हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जो बॉडी है ये चेयर की जाती है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट हैं, जो भी रिलेटेड स्टेट हैं, उनके जो क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर होंगे उनके द्वारा। और ये जो बॉडी है दैट इज़ टाइगर रिज़र्व अथॉरिटी, जो हमारी नेशनल टाइगर रिज़र्व अथॉरिटी, इनका फंक्शंस क्या है? वही फंक्शंस है टाइगर एंड चीता जो है उनका हैबिटेट मॉनिटरिंग करना, उनका साइंटिफिक कैसा इनिशिएटिव होना चाहिए उनके लिए वो व्यवस्था करना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, ये पूरा सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करते हैं। क्लीन एंड ग्रीन विलेज, सॉरी, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? देखिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ग्राम पंचायत है, राइट? तो ग्राम पंचायत मिनिस्ट्री का 5वें नंबर का थीम है क्लीन एंड ग्रीन विलेज। अभी 5वें नंबर का थीम क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उनके अंदर जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जी हाँ, रिसेंटली हमने देखा था कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम है उसके अंदर GPDP नाम की एक व्यवस्था यानी कि स्कीम सेटअप की गई। इस स्कीम यानी कि GPDP का 5वां थीम है क्लीन एंड ग्रीन विलेज। तो क्लीन का जो मतलब क्लीन जो शब्द है ये क्या डिनोट करता है? तो क्लीन डिनोट करता है सेफ वाटर, सैनिटेशन, मतलब स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, और
पॉल्यूशन लेवल कम हो, हेल्थ जो है वहाँ की मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट हो प्रोडक्टिविटी के लिए। और ग्रीन डिनोट करता है गांव के अंदर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका लाइवलीहुड पे असर पड़ता है, सिक्योरिटी फूड किस तरीके से फूड सिक्योरिटी वहाँ पे है, इन्वायरमेंट का कैसा प्रोटेक्शन है। तो ये ग्रीन डिनोट करता है। किसी भी गांव के लिए ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वहाँ की जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो वाइब्रेंट होगी, सस्टेनेबल विलेज बनेगा। एंड जो हमारा टारगेट है ना, एसडीजी टारगेट है, जो एसडीजी टारगेट 7 है जिसमें क्लीन एनर्जी की बात की जाती है, एसडीजी टारगेट 13 है जिसमें क्लाइमेट एक्शंस की बात की जाती है, 17 एसडीजी टारगेट है जिसमें भारत को तो केवल 13 ही करने हैं, भारत को अपने आप में 13 ही करने हैं। और ये 7 और 13 नंबर का एसडीजी टारगेट भी हमारा मीट होता है, क्योंकि हम पैन इंडिया अगर पैन इंडिया लेवल पे करते हैं तो कहीं ना कुछ गांव छूट जाते हैं। बट अगर हम गांव मतलब हमारा ना टॉप मतलब बॉटम अप अप्रोच है, जैसे हम बॉटम से चलना शुरू करेंगे तो हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो ये अप्रोच के साथ, ये क्लीन एंड ग्रीन विलेज थीम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है उनके द्वारा ये किया जा रहा है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही, जिसमें ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज, राइट, ग्रीन एंड क्लीन स्कूल, फिर ग्रीन आंगनवाड़ी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब चीज़ें आ रही हैं। लोकल लेवल पे जो हमारी कमेटी है वो इसमें पार्टिसिपेशन कर रही है। ये पूरा का पूरा जो योजना है अपने आप में, जल शक्ति मंत्रालय, फार्मर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हमारी, फिशिंग अलग से मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी मिनिस्ट्री का एक जॉइंट अप्रोच एक तरह से ऑपरेशन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अदर जो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो व्यवस्था है उसके लिए अलग अलग स्तर पे योजनाएं हैं। वो योजनाओं को हम ध्यान रखेंगे, जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना, दूसरा है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए प्रधानमंत्री जी की जो पीएम प्रणाम योजना है, एंड वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए गोवर्धन एंड सतत योजना है। थोड़ा सा देख लेते हैं इन सभी योजनाओं को डिटेल से। सतत फुल फॉर्म आपको याद रखना है, दैट इज़ अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें बायोगैस के थ्रू जो है किस तरीके से जो वेस्ट होते हैं उससे कैसे आप बायोगैस बना करके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, अदर्स एरिया में जहाँ पे भी पोटेंशियल है, जहाँ भी इस चीज़ का यूज़ हो सकता है, जैसे भी प्लांट में यूज़ हो सकता है इस गैस का, वहाँ सेल करके इनकम जनरेट किया जा सकता है। उसी तरह से गोवर्धन स्कीम है, दैट इज़ अ गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स दहन, राइट। तो ये भी एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें गवर्नमेंट का अप्रोच है क्या कि वो वेस्ट से, जो वेस्ट है उससे कैसे इकोनॉमी जनरेट कर सके, इकोनॉमी सर्कुलेशन कैसे हो सके, तो वो एक उपाय है। पीएम प्रणाम स्कीम में जैसा कि मैं आपको बताई कि केमिकल फर्टिलाइजर 2023 में ही अप्रोच किया गया था ये। तो ये फुल फॉर्म थोड़ा सा आपको याद रखना है, दैट इज़ अ पीएम, यानी कि पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशंस अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमोरेशंस ऑफ द मदर अर्थ। तो इसमें एम्यूलरेशन करने की बात हो रही है मदर अर्थ को, यानी प्योर करने की बात हो रही है इस योजना के तहत, जिसमें एक मतलब यूनिक स्टेप्स लिए जाएंगे कि कैसे हमारी जो अर्थ है उसको क्लीन रखना है, ग्रीन रखना है, हेल्दी रखना है, राइट। तो ये हम देख सकते हैं 3 स्कीम्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है आपको। एंड साथ ही साथ एक रिपोर्ट की हम बात करेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 है। इनका जो रिपोर्ट है ये क्या इंडिया के लिए इंडिकेट करता है, इंडिया की जीडीपी कैसी होगी बताने की कोशिश की जा रही है। यूएन के द्वारा बताया जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है हमारा फोरकास्ट किया गया है 2024 के लिए, वो है 6.2, मतलब 6.2% से 6.7%। ठीक है, तो हमारा जो इनका जो लास्ट ईयर का कैलेंडर था दैट वाज 6.2 इन्होंने प्रोडक्ट किया था, अभी इनका कहना है कि 6.7 होगा। और
इन्होंने लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरह का एफडीआई रहा है वो भी बताया है। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी एफडीआई है वो बढ़ी है 10%, और इंडिया वर्ल्ड वाइड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री रहा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ये सब आपको पता होगा, और नहीं तो फिर मैं इसको डेफिनेटली कवर करूँगी धीरे धीरे जब भी टर्म्स आता जाएगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और न्यू होते हैं, राइट। तो उस सेक्टर में इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, और साउथ एशिया में इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कंट्री बन कर के उभरा है, जहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जो यूएन दिशा DESA रिपोर्ट है, ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर, राइट। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स है। देखिए अभी धीरे धीरे जनवरी में बहुत सारे रिपोर्ट्स आएंगे और बहुत सारे रिपोर्ट्स जून में आएंगे, तो ये ऐसे ही टाइम होता है रिपोर्ट्स आने का। कुछ हाइलाइट्स जो कि बिल्कुल वन लीनियर है, आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के एस जयशंकर तक इन्होंने इंडियन डायस्पोरा जो कि वर्ल्ड वाइड का जहाँ कहीं भी रहते हैं उनको बधाई दी प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, बिकॉज 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है MK गांधी वो रिटर्न आए थे इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि फिट रेज 75 प्रोग्राम जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में कंक्लूड किया गया। चल रहा था साल भर से वो प्रोग्राम, जिसमें साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग वगैरह के लिए फिर मतलब फिट इंडिया प्रोग्राम का ये पार्ट था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है प्रबोधन कार्यक्रम जो कि MP में हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अब ये देखिए, इसको थोड़ा डिटेल से समझिए। प्रबोधन कार्यक्रम ऐसा होता है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट राज्य में वहाँ के जो न्यूली MP होते हैं, या अगर वहाँ की जो स्टेट की जो असेंबली है उनका 100 वर्ष पूरा हो गया या कुछ ऐसा इवेंट है, तो उनको एक तरह से शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग डिस्कशन टाइप एक प्रोग्राम होता है, जिसमें MP को कैसे वर्क करना होता है, MLA को कैसे वर्क करना होता है, टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से जो असेंबली है उसको चलाना होता है, ये बताया जाता है। तो एक बहुत ही बौद्धिक स्तर का कार्यक्रम होता है, इसलिए इसका नाम भी प्रबौद्धिक है। ये पहली बार भारत में 2006 में हुआ था, और इसके बाद लास्टली हम देखें 2022 में बिहार में सेलिब्रेट किया गया था प्रबोधन कार्यक्रम। और जब 2006 में ये प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था, तब उस समय लोकसभा के जो स्पीकर थे वो सोमनाथ चटर्जी थे, राइट। तो ये हमें देखना है, ध्यान रखना है, छोटा सा पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है, राइट। और ये कंपल्सन नहीं है कि हर साल ही हर अलग अलग राज्य में होगा, वो डिपेंड्स करता है, कभी कभी गैप भी होता है। तो अलग अलग राज्य में, जैसे कि अभी MP में हो रहा है क्योंकि MP में न्यूली इलेक्शन हुआ है, लेकिन वही राजस्थान में तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए कोई मैंडेटरी नहीं है, गैप भी होता है, अलग अलग राज्यों में ये होते रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।